नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण कैसे करें इसको समझने का प्रयास करेंगे। मतलब शब्द निर्माण पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो अब सवाल उठता है कि शब्द क्या है या फिर शब्द किसे कहते हैं। जब इस तरह के प्रश्न किए जाएं या फिर किए जाते हैं तब शब्द को लेकर के मन में दो तरह की बातें आती हैं। एक, शब्द वर्णों के सार्थक समूह होते हैं, क्लियर। दूसरे, शब्द किसी भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। मतलब शब्द वर्णों के ऐसे मेल अथवा समूह को कहते हैं जिसका कुछ अर्थ हो, अर्थात वर्णों के अर्थवान समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो चलिए तीन वर्ण हम लोग लेते हैं, क, ल और म। ये तीन वर्ण लेते हैं। इन तीनों अक्षरों को आपस में मिला दिए जाएं तो उससे एक शब्द बनता है, कलम, जिसका मतलब एक ऐसे साधन से है जिससे हम लोग लिखते हैं। लेकिन इन्हीं तीनों वर्णों के क्रम को बदल दें तो हम देखते हैं ये कलम म क ल या लकम हो जाता है, मकल या लकम हो जाता है। यहां पहले उदाहरण में देखते हैं कि कलम एक सार्थक वर्णों के समूह है, जबकि दूसरे उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि वर्णों के क्रम को उलट देने से बने लकम अथवा मकल का कोई अर्थ नहीं है। मतलब ये दोनों सार्थक नहीं है। अतः बाद के उदाहरण वाले दोनों निरर्थक वर्णों के समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी में शब्दों का निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय और समास से करते हैं या किए जाते हैं। पर हम लोग आगे बढ़े, इसके पहले उपसर्ग और प्रत्यय को समझ लेना जरूरी है। उपसर्ग क्या है? तो कहते हैं उपसर्ग भाषा की वो लघुत्तम इकाई है। उपसर्ग भाषा की वो लघुत्तम इकाई है जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जबकि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, क्लियर। हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्गों के प्रयोग या तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है या किए जाते हैं। तत्सम, तद्भव, विदेशज अथवा आगत उपसर्गों का। तत्सम उपसर्ग संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं जिनसे बने हुए शब्दों का हिंदी में भी प्रयोग होता है। ऐसे उपसर्गों की संख्या 22 है। मतलब संस्कृत से आने वाले उपसर्गों की संख्या जिससे बनने वाले शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है ना, यानी संस्कृत के उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी में भी किए जाते हैं या होता है, उनकी संख्या 22 है, क्लियर। इसमें एक एक उपसर्ग की हम चर्चा करते हैं और देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं वो कौन कौन से उपसर्ग हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं और उनसे बनने वाले उन उपसर्गों से बनने वाले शब्द के क्या क्या उदाहरण या किस तरह के उदाहरण हो सकते हैं। आइए इसको बारी बारी से एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं संस्कृत के उपसर्ग अति। कौन से उपसर्ग? अति उपसर्ग संस्कृत के हैं जिसका मतलब होता है अधिक,
संस्कृत के अति उपसर्ग का मतलब क्या होता है? अधिक। और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? हिंदी में अतिरिक्त प्रयोग करते हैं हम लोग, अत्याचार। इसी तरह अधि उपसर्ग हैं जिसका मतलब भी होता है ऊपर या श्रेष्ठ, और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? अधिपति, अधिकार। अनु उपसर्ग का मतलब के पीछे या समान होता है, जिससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? अनु अनु उपसर्ग का मतलब क्या होता है? संस्कृत के हैं ये, इसका मतलब होता है के पीछे या समान, और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? अनुसार, अनुशासन आदि। इसी तरह अप उपसर्ग हैं संस्कृत के, जिसका मतलब होता है बुरा या हीन, बुरा या हीन। इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? अपयश, अपशब्द आदि। इसी तरह अभी संस्कृत के उपसर्ग का अर्थ होता है सामने या की ओर। इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? अभिमुख, अभिलाषा आदि। अब संस्कृत के उपसर्ग हैं, इसका मतलब भी होता है बुरा। क्या होता है? बुरा, उप या हीन। इससे बनने वाले शब्दों में अवगुण, अवज्ञा आदि शब्द होंगे। आ उपसर्ग संस्कृत के, इसका मतलब होता है तकिया समेत, और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? आजन्म, आक्रमण आदि शब्द। इसी प्रकार उच्च या उत्त, ये दोनों ये भी संस्कृत के उपसर्ग हैं। इस उच्च या उत्त के अर्थ भी ऊपर या श्रेष्ठ से होता है, और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? उत्थान, उद्योग आदि। उप उपसर्ग का मतलब होता है निकट, छोटा या के जैसा। इससे बनने वाले शब्द क्या हो सकते हैं? उदाहरण के लिए उपवन, उपग्रह। इसी प्रकार दुस या दुर का मतलब होता है कठिन या बुरा, और इससे बनने वाले शब्द दुष्कर, दुर्गति होंगे। निस या निर उपसर्ग का मतलब रहित या नहीं होता है। इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? निष्काम हो सकते हैं, निष्कलंक हो सकते हैं आदि शब्द हो सकते हैं। नि उपसर्ग इसका मतलब नीचे या निषेध से होता है। इससे बनने वाले शब्द में निवास हो सकता है, नियुक्त हो सकता है। परा का मतलब होता है विपरीत। परा का मतलब क्या होता है? विपरीत या नाश होना, और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? पराजय, पराभव। परि उपसर्ग का मतलब चारों ओर, और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? परिपक्व, परिपक्व, परिकल्पना। प्र उपसर्ग इसका मतलब होता है आगे या अधिक, और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? प्रसिद्ध, प्रबल आदि। ऐसे ही प्रति उपसर्ग, ये भी संस्कृत के है, और इसका मतलब होता है विरुद्ध, सामने, और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? प्रतिकूल, प्रतिवादी। वी उपसर्ग हैं, ये भी संस्कृत उपसर्ग हैं, संस्कृत के तत्सम उपसर्ग हैं। इसका मतलब होता है विशिष्ट या भिन्न, और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? उदाहरण के तौर पर देखें तो विनाश, विदेश। सम उपसर्ग जो संस्कृत के हैं, इसका मतलब होता है अच्छा, पूर्ण, साथ आदि, और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? सम्मान, सम्मेलन। सु उपसर्ग संस्कृत के, इसका मतलब होता है अच्छा, और इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? सुलभ, सुगम आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो ये थे तत्सम उपसर्ग, जिनका हिंदी के शब्दों को बनाने में उपयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं तद्भव उपसर्ग की, मतलब हिंदी के उपसर्ग की। हिंदी में अ, अण, उन, औ, क, कु,
नी, पर, सु, अध, दु, बिन, भर, चौ आदि ऐसे उपसर्ग हैं जिनसे भी शब्दों का निर्माण किया जाता है हिंदी में। यहाँ याद रखने वाली बात ये सभी तद्भव उपसर्ग है, तद्भव कोटि के उपसर्ग है। ये तत्सम कोटि के उपसर्ग नहीं है, इसको याद रखना चाहिए। चलिए अब इसको, इन सभी उपसर्गों को बारी बारी से इनके अर्थ को जानते हैं और फिर इनसे बनने वाले कुछ उदाहरणों को भी देखते, जानने और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अ उपसर्ग या अन उपसर्ग। तद्भव के इसका मतलब भी होता है अभाव या निषेध। ऐसे बनने वाले शब्द क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? अनजान, अनपढ़। ठीक। एक होता है उन उपसर्ग, हिंदी में, हिंदी के उपसर्ग हैं ये, जिसको तद्भव का उपसर्ग हम लोग भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक कम। याद रखिएगा, उन हिंदी के जो उपसर्ग हैं उन, उसका मतलब होता है एक कम, एक कम। उदाहरण के लिए हम लोग गिनती गिनते हैं ना, गिनते हैं 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है कि नहीं होता है? तो उन बोलते हैं अत्यशाली, जब बोलते हैं तो 19 बोलते होंगे, गौर किया कभी आपने? 29 बोलते हैं, 39 बोलते हैं, 49 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वहाँ उन लगा हुआ, उन उपसर्ग लगा है, उन उपसर्ग लगा, तो 40 में उन उपसर्ग लग गया तो 39 हो गया, मतलब 40 में एक कम, 40 में एक कम उन लग गया। उनका मतलब ये होता है, उन उपसर्ग का मतलब होता है एक कम। 40 में उन लग गया मतलब 40 में एक कम हो गया तो 39। ठीक है, तो वो हो गया एक, 40 में एक कम, तो उन का मतलब होता है एक कम। और इसके उदाहरण 39 हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं, 49 हो सकते हैं, आदि ऐसे इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। अब इसके बाद हिंदी में एक उपसर्ग और है जिसको हम लोग बोलते हैं औ, जिसका मतलब होता है हीन। ठीक। और इससे बनने वाले शब्द क्या हो सकते हैं? अवगुण, अवघट आदि। क या कु उपसर्ग हिंदी के, इसका मतलब ये होता है बुरा। जैसे क से कपूत, कु से कुचाल, मतलब बुरा चाल या बुरा लड़का, माने बुरा होता है इसका मतलब। नी इसका मतलब होता है रहित, मतलब के बिना। ठीक है, इस नी हिंदी के उपसर्ग से क्या क्या शब्द बन सकते हैं? जरा कल्पना करके सोचिए क्या हो सकता है हिंदी के नी उपसर्ग से, क्या बन सकते हैं जिसका मतलब होता है रहित या के बिना? नी से निकम्मा, क्या? नी से निडर। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। इसी तरह पर हिंदी के उपसर्ग, इसका मतलब होता है दूसरी पीढ़ी। आपने सुना होगा कि परदादा, पर पोता, पर नाना, सुना है या नहीं सुना है? तो यहां इस पर का मतलब होता है दूसरी पीढ़ी। और इस पर का उदाहरण परदादा, परनाना, परपोता, ऐसा मैंने बताया ना, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसके बाद सु उपसर्ग हिंदी के, इसका मतलब होता है अच्छा। यहां भी सु का मतलब अच्छा ही होता है, सु उपसर्ग का मतलब हिंदी में भी अच्छा होता है। और इससे क्या हो सकते हैं? सुडौल, सुजान, नहीं, अध का मतलब होता है आधा, अध, अध जला, अध पका, नहीं, ये अध का मतलब आधा। इसी तरह दु हिंदी के उपसर्ग, उसका मतलब होता है बुरा या हीन। दु क्या होता है? बुरा या हीन। इससे कौन से क्या हो सकते हैं, इसके कौन से उदाहरण हो सकते हैं? दुबला, मतलब बल से हीन। दुसाध्य, जिसको साधना कठिन हो, नहीं, साधना बड़ा बुरा हो, साधा नहीं जा सके, दुसाध्य। बिन उपसर्ग हिंदी के, इसका मतलब ये होता है के बिना। जैसे बिन खाए, बिन ब्याह है।
ठीक। भर हिंदी के उपसर्ग, इसका मतलब होता है पूरा। और इससे क्या शब्द बन सकते हैं? बहुत आसान है, बताइए क्या हो सकता है? कल्पना कीजिए 2 मिनट के लिए। भर हिंदी के उपसर्ग से क्या हो सकता है? मैं बताऊं? भरपूर, भरमार, नहीं, भरपेट, क्या? इसी तरह एक अन्य इसके उपसर्ग है हिंदी के, चौ, जिसका मतलब होता है चार। इससे शब्द क्या बन सकते हैं? चौपाई, चौपाया आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। क्लियर? अब विदेशज अर्थात आगत उपसर्गों को भी देखें तो इनमें ब, बा, बे, बद, खुश, ना, गैर, ला, हम, हर, कम, दर, सर आदि उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी में भी किए जाते हैं। याद रखेंगे, विदेशज उपसर्ग मतलब विदेशी भाषाओं से लिए गए उपसर्ग जिनका प्रयोग हिंदी में भी किए जाते हैं या हिंदी में भी हम लोग करते हैं, ऐसे उपसर्गों को विदेशज अथवा आगत उपसर्ग कहते हैं। मतलब विदेशी भाषा या दूसरी भाषाओं से लिए गए जो शब्द। क्लियर? जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया, कौन कौन से उपसर्ग इसमें हो सकते हैं। इसमें मैंने बताया ना अभी आपको, इसमें ब, बा, बे, बद, खुश, ना, गैर, ला, हम, हर, कम, दर, सर आदि ऐसे उपसर्ग हैं। अब इनको अगर उदाहरण के माध्यम से जानना चाहें तो हम इसको इस प्रकार जान सकते हैं। देखते हैं एक एक उपसर्ग और उसके अर्थ के साथ देखने या जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं। ब आगत उपसर्ग है जिसका मतलब होता है के साथ या से, के साथ या से। शब्द क्या इससे बन सकते हैं? बखूबी, बदौलत मतलब दौलत के साथ, बखूबी मतलब खूबी के साथ, खूबी से। क्लियर? बा मतलब होता है साथ या से, बा अदब, बा खबर। इसी तरह बे का मतलब होता है बिना। इससे क्या शब्द बन सकते हैं? बेअदब, बेदम, बेवफा आदि शब्द इसके उदाहरण हो सकते हैं। बद, बद का मतलब होता है बुरा। और यह शब्द क्या बन सकते हैं इससे? बदनाम, बदमिजाज। खुश उपसर्ग है आगत, इसका मतलब होता है अच्छा। इससे क्या शब्द बन सकते हैं? खुशबू, खुशमिजाज। ना उपसर्ग आगत उपसर्ग है ये, इसका मतलब होता है अभाव। जैसे ना समझ, ना उम्मीद। गैर का मतलब भिन्न, गैर उपसर्ग का से बना गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। हम उपसर्ग, इसका मतलब होता है आपस में, साथ के जैसा। जैसे बोलते हैं हम शक्ल, हम दम, हम दर्द आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसी प्रकार हर उपसर्ग हैं, आगत उपसर्ग हैं जिसका मतलब होता है प्रत्येक। शब्द क्या होंगे? तो हर वक्त, हर दम, हर दिल, अनेक ऐसे उदाहरण उसके हो सकते हैं। कम भी आगत उपसर्ग है, इसका मतलब थोड़ा होता है, कम उम्र, कम अक्ल। दर आगत उपसर्ग है जिसका मतलब होता है में, दर असल, दर किनार आदि इसके उदाहरण है। सर भी आगत उपसर्ग है जिसका मतलब होता है मुख्य या प्रधान। जैसे उदाहरण के लिए सरपंच, पंच में जो मुख्य है सरपंच। सरदार, सरताज, ये सभी इसके उदाहरण हैं। क्लियर? अब इसके अतिरिक्त, इन सब के अतिरिक्त हम लोग देखें तो देखते हैं कि अ, कु,
सु, सत, स या सा, पुनर अथवा पुनः, अध, अंतर अथवा अंतः, बहिष अथवा बहिर्, स्व, स्वयं, पूरा, प्राग, चीर, सह, शम आदि ऐसे उपसर्ग हैं या ऐसे भी उपसर्ग के उदाहरण हैं या उदाहरण हैं जो अक्सर हिंदी में मिलते हैं या मिल जाते हैं। मतलब ऐसे उपसर्गों का प्रयोग भी हिंदी में किए जाते हैं, बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। क्लियर? वास्तव में संस्कृत भाषा के ये शब्द अथवा शब्दांश हैं, हिंदी के तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये संस्कृत भाषा के या तो ये शब्द हैं या संस्कृत भाषा से लिए गए ये शब्दांश हैं जो समास बनाने के काम में आते हैं। संस्कृत में समास बनाने के काम आते हैं, लेकिन इनके अत्यधिक प्रचलन होने के कारण या इनकी बहुत अधिक प्रचलित हो जाने के कारण हिंदी में इनका प्रयोग अब हिंदी में भी उपसर्गों के रूप में होने लगा। ये हिंदी के उपसर्ग नहीं है, ये संस्कृत भाषा के या तो शब्द हैं या ये संस्कृत भाषा के शब्दांश हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में समास बनाने के काम में आते हैं। लेकिन इनका प्रचलन या ये हिंदी में बहुत अधिक प्रचलित हो जाने के कारण, बहुत अधिक बड़े पैमाने पर इनका प्रयोग हिंदी में होने लगने के कारण या होने के कारण इनका प्रयोग अब हिंदी में उपसर्ग के रूप में भी होने लगा है। यानी लोग इसको हिंदी के उपसर्ग के रूप में भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। क्लियर? बात तो यहां तक समझ में आ रही होगी। इन्हें यदि उदाहरणों के सहारे समझने का प्रयास करें हम लोग या कोशिश करें तो देखते क्या है, आइए एक एक करके इसको भी एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। इस अ उपसर्ग का मतलब भी निषेध होता है। अ उपसर्ग का मतलब यहां निषेध होता है, मना करना, वर्जित होना नहीं कहते हैं। और इससे क्या शब्द बनेंगे? अ से अज्ञान, अभाव। कु उपसर्ग का मतलब बुरा होता है, शब्द क्या बनेंगे? कुकर्म और कुपुत्र। ऐसे और भी शब्द बनेंगे। सुख का मतलब क्या? अच्छा। शब्द क्या क्या हो सकते हैं? सुपुत्र, सुफल आदि अनेक शब्द हो सकते हैं। सत मतलब अच्छा हो सकता है, जिससे शब्द के रूप में अगर इसको देखें तो सत्कर्म, सदाचार इसके उदाहरण हो सकते हैं। पुनर् या पुनः को देखें, इसका मतलब होता है फिर। शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें तो पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण इसके उदाहरण हो सकते हैं। अधा का मतलब नीचे होता है, ये नीच होता है, सॉरी, अध का मतलब नीच होता है। और इसको शब्दों में समझने का प्रयास करें तो अधोपतन या अधोगति इसके उदाहरण हो सकते हैं। स या सा इसका मतलब सहित होता है। शब्दों में जाने तो सादर और साग्रह इसके उदाहरण हो सकते हैं। अंतर या अंतः के अर्थ को जाने तो इसका मतलब होता है सहित, और शब्दों में जानने का प्रयास करें तो इसका मतलब होता है सादर या साग्रह। अंतर या अंतः तो इसका मतलब होता है अंदर। शब्दों में जाने तो अंतर्देश या अंतर्मुखी इसके उदाहरण हो सकते हैं। बहिष या बहिर इसका मतलब बाहर होता है, और इसको शब्दों में जाने तो बहिर्मुखी या बहिष्कार इसके उदाहरण हो सकते हैं। स्व का मतलब अपना होता है, शब्दों में जाने तो स्वाधीन, स्वचालित आदि ऐसे इसके उदाहरण हैं। स्वयं का मतलब भी अपना ही होता है, जैसे स्व से स्वयं सेवक, स्वयंवर आदि इसके उदाहरण हैं। पुरा का मतलब पुराना या पहला होता है, और इसके उदाहरण देखें तो पुरातत्व, पुरातन आदि इसके उदाहरण हैं। प्राग मतलब पुराना, शब्दों में जाने तो प्रागैतिहासिक, प्राकथन आदि इसके उदाहरण है। चिर मतलब बहुत बहुत समय तक इसका मतलब होता है, और इसमें शब्दों में जाने तो चिरंजीव, चिरंजीवी, चिरस्थायी, चीरकाल आदि इसके उदाहरण है। सह मतलब साथ होता है, बोलते ना हम लोग सहपाठी, सहकर्मी आदि इसके उदाहरण है। सम मतलब बराबर या समान होता है, समकोण, समकालीन आदि इसके
उदाहरण हो सकते हैं। क्लियर? अभी तक जितने उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं, तत्सम के, तद्भव के, विदेशज के, जितने भी हम लोगों ने देखे, उन सबको देखने के बाद देखा हम लोगों ने कि तत्सम उपसर्ग का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों के साथ ही हुआ है। तद्भव उपसर्ग का प्रयोग सदैव तद्भव शब्दों के साथ ही हुआ है। और विदेशज या आगत उपसर्ग जो है उनका प्रयोग भी हमेशा आगत या विदेशज शब्दों के साथ ही हुआ है। मतलब ये तत्सम उपसर्ग का तत्सम शब्द के साथ, तद्भव शब्द उपसर्ग का तद्भव शब्द के साथ, और विदेशज उपसर्ग का प्रयोग हमेशा विदेशज शब्दों के साथ ही होते हैं या होनी चाहिए। क्लियर? इसमें कोई दो राय? जो जिस कोटि के उपसर्ग हैं उन उपसर्गों का प्रयोग उसी कोटि के शब्दों के साथ होना आवश्यक है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है अपवाद इसके नहीं है, इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आपने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।